चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और आज की पहली खबर इस्लामाबाद से, जहां पर 17 अफसरान, जी हां 17 ऑफिसर्स को चार्जशीट किया जा रहा है, जिसमें रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स भी हैं, जजेस भी हैं, उसके साथ साथ डायरेक्टर्स भी हैं और दूसरे अफसरान भी हैं जिन्होंने इजाजत दी थी ग्रैंड हायत होटल जो था उसकी जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन 1 पर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग तामीर करने की और फिर उसे बेचने की। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, आप सबको पता है। अब इत्तलात ये आ रही हैं कि FIA के जो DG हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, जो इससे पहले IG पंजाब थे, आपको पता है कि बदनाम ज़माना उनका वो टेन्योर रहा है, अब वो यहां पहुंचे हैं। उनसे कोई अच्छाई की तवक्को तो है नहीं, इतनी कोई ईमानदार उनकी शोहरत नहीं है, लेकिन बहरहाल अब क्लेम ये किया जा रहा है कि 17 अफसरान को जो है वो चार्जशीट किया जा रहा है कि उन्होंने ये सारी इजाजत क्यों दी। जाहिद गशकोरी और शाहिद असलम दोनों इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं। इसकी तफसीलात पहले आपके सामने रखते हैं और फिर बताते हैं कि इसमें से मुतवक्के तौर पर होगा क्या। तो जाहिद गशकोरी ये बता रहे हैं कि डायरेक्टर FIA उस्मान अनवर की जो टीम है उन्होंने 17 ऑफिसर्स को चार्जशीट किया है, जिसमें 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स हैं, एक साबिक चेयरमैन CDA हैं, 7 वहां के CDA के टॉप डायरेक्टर्स हैं, एक जज हैं और 11 दूसरे लोग भी हैं जिन्हें एलिजिडली इन्वॉल्व पाया गया है ये जो ग्रैंड हायत होटल बनना था इसके मेगा स्कैम के अंदर, और बाद में इसी कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के ऊपर 1 कॉन्स्टिट्यूशन नामी ये जो बिल्डिंग बनी जिसमें अपार्टमेंट्स बनवा दिए गए और वो बिकवा दिए गए। अच्छा, अक्सर इसकी प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ी सी क्विक बात कर लें। अक्सर लोग ये जो हायत होटल है इसे हयात होटल पाकिस्तान में UAE वगैरह में अक्सर प्रोनाउंस करते हैं और वो समझते हैं कि जो अरबी का या उर्दू का लफ्ज़ हयात है ये वो है। ऐसा नहीं है। इसके मालिक जो हैं वो J प्रिट्सकर थे। कैलिफोर्निया के अंदर ये होटल सबसे पहले चेन बनी थी। इसका कोई मुस्लिम बैकग्राउंड नहीं है इस होटल का। इसके साथ ये जो नाम है इसको हयात जो है वो प्रोनाउंस नहीं किया जाता। बहुत सारे पढ़े लिखे पाकिस्तानी भी इसे हयात होटल ही समझते हैं कि शायद मिडल ईस्ट की या कोई और ऐसी ब्रांच होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। J प्रिट्सकर के बेटे का मिडिल नेम था हायत, जिसके ऊपर इस होटल का नाम रखा गया, इस चेन का नाम रखा गया, इसलिए इसको प्रोनाउंस जो वो हायत करते हैं, हयात नहीं करते। ये सिर्फ एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन देनी थी और इसमें कोई ऐसी ज्यादती भी नहीं, क्योंकि दुबई वगैरह में ये होटल्स काफ़ी हैं तो अक्सर लोग समझते हैं कि ये शायद कोई मिडिल ईस्टर्न नाम है या कोई मुस्लिम नाम है, तो लोग अक्सर इसे हयात समझते हैं और हयात ही इसे प्रोनाउंस करते हैं। आगे चलते हैं। अब होटल तो ये बनना था ग्रैंड हायत और उसकी जगह पर अपार्टमेंट बिल्डिंग बन गई। अब उसमें ये 2 साबिक ब्रिगेडियर्स आए हैं और इन तमाम लोगों को चार्जशीट किया जा रहा है। शाहिद असलम कहते हैं कि ये जो ग्रैंड हायत मंसूबा था इस पर FIA ने 2017 में एक जामे तहकीकात की थी। इसके बाद कई ताकतवर लोगों के ऊपर पर्चा दर्ज किया गया था। CDA ने लीज भी कैंसिल कर दी थी, जिसे ठेकेदार हफीज शेख जो उस वक्त थे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जहां पर जस्टिस अतर मिन्ला ने एक तारीखी फैसला दिया और होटल की तामीर को गलत करार दे दिया। ISI के साबिक सेक्टर कमांडर पेशावर ब्रिगेडियर असद मुनीर भी इसी पर्चे में नामजद थे। मामला बाद में नैब को मुंतकिल हो गया, जहां असद मुनीर मरहूम को बार बार बुलाया जाता रहा और उन्होंने तंग आकर अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली थी। आप सबको पता होगा कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म कर ली थी और बड़ा ही वो एक दिलखराश किस्म का वो सारी उनकी बाद में शायद कन्फेशन या आप ये कहिए कि उनकी जो आखिरी चिट्ठी थी वो भी मौसूल हुई थी, मिली थी, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने से पहले लिखी थी। वो तमाम चीज़ें भी सामने आई थी, लेकिन अब मामला ये जो है एक बार फिर FIA के हाथ में आया है और 2017 में जो इंक्वायरी की गई थी वो मेरा ख्याल कहीं दाखिल दफ्तर कर दी गई है। जो हाई कोर्ट्स ने फैसले किए थे वो भी कहीं हवा में उड़ गए हैं। अब कौम को, अपने आप को और इस सारे प्रोसेस को ट्रक की बत्ती के एक दफ़ा फिर पीछे लगाया जा रहा है। अगर इनका मकसद वाकई अकाउंटेबिलिटी होता तो सब कुछ तो 2017 का हुआ पड़ा है, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी हो जाती, अभी कर ली जाए, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी, हाई कोर्ट के फैसले भी होंगे, सब कुछ होंगे। लेकिन जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ऐसा कुछ नहीं करना, कोई पर्पज़ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रक की बत्ती है और इसमें से हिस्सा बकदरे जुस्सा किसी न किसी ने वसूल करना है। जैसे ही वो मिल गया ये सारा मामला फिर दब जाएगा। अब बहरहाल ये 17 जो अफसरान हैं वो चार्जशीट किए गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कुछ भी निकलना है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने पहले ही कमेटी बना दी है। अगर कुछ निकलना होता तो जैसे बरी इमाम के करीब लोगों के घर गिराए गए हैं या दूसरी जगहों के ऊपर जैसे ऑपरेशन होता, आप देख लीजिए मरियम नवाज की पैरा फोर्स और फलानी किस तरीके से गरीब लोगों की रेडियां तोड़ते हैं, किस तरीके से उनकी रेडियां उठा उठा के उल्टाते हैं। तो यहां पर गरीब आदमी का काम होता तो अभी तक हो चुका होना था। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हिस्सा बकदरे जुस्सा रिसीव करना है, जिसको मिल गया, जिसको इस टाइम हिस्सा चाहिए, ये सारा मामला जो है वो खत्म हो जाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मरियम नवाज साहबा ने अपनी वालदा मोहतरमा कलसूम नवाज साहबा मरहुमा जो है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नत में जगह दे, हमारी बहुत सारी उनके लिए दुआ। लेकिन मरियम नवाज साहबा ने एक पॉडकास्ट के अंदर कहा कि मैं जो भी करती हूं मेरी वालदा ने मुझे सिखाया है
उनकी जो तरबियत है वो मेरे साथ रहती है, और मुझे जो भी चैलेंजेस सामने आते हैं वो मैं अपनी वालदा की दी हुई तरबियत के साथ ही आगे निभाती हूँ। वैसे तो माएँ सांझी होती हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ, और हर माँ का एहतराम करना चाहिए, इसलिए हमें कलसूम नवाज साहबा का भी एहतराम है, उन पर हम कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में बाजी को, जब वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं आजकल, खाम में मोहतरमा मरहूमा कलसूम नवाज साहबा को इस सारे काम के अंदर नहीं लाना चाहिए। जब उनकी जो गवर्नेंस है, उनकी जो करप्शन की कहानियां या इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर, और उनकी जो हैवी हैंडेडनेस है, उससे पहले जो गंदी फिल्मों की धमकियां, उनकी जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की पाकिस्तान के अंदर, शायद ही किसी और इस लेवल के पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ने उस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की हो जो उन्होंने की, और वो सब कुछ जो वो करती रहीं, वो किसी सूरत भी सबको पता है कि कलसूम नवाज साहबा इस शख्सियत की मालका नहीं थी, उन्होंने इन्हें ये नहीं सिखाया था। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हम उनको बुरा कह रहे हैं या इनको, हर एक की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, कुछ चीज़ें इन्होंने खुद ही सीखी हैं या इनकी अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, वो हरगिज़ भी सारी दुनिया को पता है। और कलसूम नवाज साहबा पब्लिक लाइफ में रही, मतलब वैसे तो वो पॉलिटिक्स तो नहीं करती रही, लेकिन वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की बीवी थी, लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन रहा, लोगों को पता है कि वो बिल्कुल भी ना ऐसा उनका ज़ुबान थी, ना ऐसा बयान था, ना उन्होंने कभी इस तरीके से कोई कंडक्ट किया कि इसकी वीडियोज़ हैं, उसकी वीडियोज़ हैं। तो जो कुछ भी मरियम साहबा ने किया वो उनकी अपनी ज़ाती पर्सनैलिटी है, ये मेरी समझ से बाहर है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जब उनको खुद पता है कि वो इस वक्त बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं, वो क्यों मरहूमा कलसूम नवाज साहबा को बीच में ला रही हैं और अपने तमाम कामों का जो जिम्मा है वो उनके ऊपर डाल रही हैं कि उन्होंने मुझे जैसे तरबियत की मैं वैसे वैसे काम कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। शहजाद पराचा साहब की खबर है कि यूरोपीय यूनियन ने इस्लामाबाद के अंदर एक बिजनेस फोरम जो है उसका इनेकाद किया। उसके अंदर एक अहम वजीर ने शिरकत करनी थी, वादा किया हुआ था, तकरीर करनी थी। आखिरी मिनट पर वो वजीर साहब जो हैं वो गायब हो गए। जो फोरम वाले थे, बिजनेस फोरम यूरोपीय यूनियन ने किया हुआ था, उनको लाले पड़ गए। शहबाज शरीफ साहब ने भी आना था फोरम पर, लेकिन वो नहीं आए। आपने यहाँ पर ये जहन में रखना है कि हमें इससे पहले भी जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू दरपेश है, वो इस इशू ये दरपेश है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो लगातार नीचे जा रही है। हालांकि हमारे पास GSP प्लस है, लेकिन GSP प्लस होने के बावजूद हमारी तकरीबन हर गुजरते महीने के साथ लगातार एक्सपोर्ट नीचे जा रही है। हम या तो शायद कंपीट नहीं कर पा रहे आलमी मार्केट के अंदर, आलमी मंडी के अंदर, या कोई और मामला है। कंपीट हम कैसे करेंगे, जब आपको उस दिन भी बताया था कि हमारे यहाँ बिजली का यूनिट जो है वो 54 रुपए है, और बाकी मुल्कों के अंदर मैक्सिमम जो है वो शायद 11 रुपए था हमारे हमसाया मुल्कों के अंदर। तो इतनी हाई कॉस्ट के ऊपर आप बताइए कि किस तरीके से हम कंपीट करेंगे। और अब से चंद दिन पहले ही शाद साहब जो हैं, जो पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने अपने मुंह से ये बताया कि शरीफ खानदान ने, मतलब उन्होंने नाम तो नहीं लिया शरीफ खानदान का, लेकिन उसी टाइम का इशारा कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो 16 सेंट और 20 सेंट के ऊपर बिजली घर लगाए गए, पूरी दुनिया में 6 और 8 सेंट के ऊपर उस वक्त बिजली घर लग रहे थे। अब जब दुनिया से दुगनी तिगनी कीमत के ऊपर हमने वो बिजली घर लगाए, वो तो भला हो इमरान खान साहब ने डॉलर से हटा के अपने ज़माने में रीनिगोशिएट किए वो सारी चीज़ें, और 148 रुपए के हिसाब से उनका प्रॉफिट जो है वो फिक्स कर दिया अगर डॉलर का। और अगर वो रेट फिक्स ना किया होता तो आप सोचिए आज पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा होता, आज हम किधर जा रहे होते। और आज शायद अगर गर्दिशी कर्जा दोबारा 1800 अरब हो गया है तो ये 1800 नहीं, कहीं 5000 7000 अरब हुआ होता अगर इमरान खान साहब वो काम ना करके गए होते। लेकिन जाहिर है सब कुछ शरीफ खानदान ने किया, जिसकी तरफ आप बिजनेसमैन भी दबे छुपे अल्फाज में इशारा कर रहे हैं। तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो लगातार नीचे जा रही है। ऐसी सिचुएशन में यूरोपीय यूनियन आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, आपके कैपिटल के अंदर एक बिजनेस फोरम करवा रही है, जहां पर आपके एक्सपोर्टर्स भी होंगे, उनकी अथॉरिटीज के लोग भी होंगे, आप वहां इंगेज कर सकते हैं और अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन माशाल्लाह से हमारे जो वुज़रा हैं उन्होंने लास्ट मिनट पर, भले वो फॉर्म 47 के हैं, डिच कर दिया, जिससे जाहिर है जो यूरोपीय यूनियन है उनको काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर गुस्सा भी आया होगा, बुरा भी लगा होगा। पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन को 8 अरब डॉलर की बरामदात हैं और जिनमें मुसलसल कमी हो रही है GSP प्लस होने के बावजूद। आगे बढ़ते हैं। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 32% टैक्सेस हैं, यानी 129 रुपए 72 पैसे के टैक्सेस शामिल हैं। 1 लीटर डीजल की कीमत में 21% टैक्सेस हैं, यानी 82 रुपए 81 पैसे टैक्सेस जो हैं वो शामिल हैं। अब अगर इमरान खान साहब के वक्त को आप याद करें तो आपको याद ये करना पड़ेगा कि जिस वक्त कोरोना में जो तेल की आलमी मार्केट के अंदर कीमत थी वो 120 डॉलर फी बैरल थी। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो अभी भी $120 फी बैरल से कीमत नीचे है। उस वक्त इमरान खान किस कीमत के ऊपर तेल बेच रहे थे? 150 रुपए लीटर पर। आज जब कीमत अक्सर 100 से नीचे ही रही है, ये अभी चंद दिन से 104 108 पर आई है, तो जब तेल की कीमतें आलमी मार्केट में अभी तक $120 को टच नहीं कर सकी, तो पाकिस्तान के अंदर 400 रुपए फी लीटर पेट्रोल बिक रहा है।
इमरान खान का जो 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल था वो इनको महंगा लगता था, कोई गले में कुछ डालकर मुजाहरे करता था, कोई कुछ कहता था, अवाम भी कई ऐसे ही तबसरे करते थे। लेकिन आज गौर कीजिए कि इंटरनेशनली तेल सस्ता है उससे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दुगना नहीं दुगने से भी ज्यादा महंगा पेट्रोल जो है वो बेच रहे हैं। लेकिन इनकी अगर आप बातें सुने तो ये तब बताते थे कि हमसे ज्यादा तजर्बेकार कोई नहीं है। आगे एक आपको सिर्फ ट्वीट है जो अमरीन सरदार साहबा ने किया है। ये गालिबन साबका ज़ौजा है जो इस वक्त सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मैंगल साहब हैं उनकी। इन्होंने, है तो ये एक ज़ाती नोयत का इनका कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन हम उस पर नहीं जाते जो इनका कॉन्फ्लिक्ट है बच्चे की कस्टडी का, बच्चे के खर्च का, वो तो इनका ज़ाती प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें इन्होंने जिस बहुत ही अहम इशू की तरफ इन्होंने पॉइंट आउट किया है वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। इनका केस चल रहा है अमरीन साहबा का अपने शौहर के साथ जो सेक्रेटरी हाउसिंग है पंजाब के अंदर नूरुल अमीन मैंगल साहब, और शायद इनके बच्चे का खर्च जो अदालत ने वो 70 या 75 हज़ार रुपये तय किया है। इनकी जो इस्तदाए अदालत को वो ये है कि 70 और 75 हज़ार रुपये बच्चे का खर्च बहुत कम है, उसकी तालीम भी है, शायद बच्चे को ऑटिज़म है और उसकी जो उसकी ट्रीटमेंट है वो बहुत महंगी है या उसकी एजुकेशन बहुत महंगी है, तो ये बहुत कम पैसे जो हैं वो तय किए जा रहे हैं। इनके मुताबिक इनके शौहर ने अदालत में कहा कि मैं तो, मेरी तनख्वाह कम है, मैं इतने ही पैसे दे सकता हूँ। अब वो लिखती हैं कि मेरे साबिक शौहर सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मैंगल ग्रेड 21 के ब्यूरोक्रेट हैं और अगर सिर्फ माहाना 5 लाख तनख्वाह पर गुजारा करते हैं तो अपने 3 बेटों को एचिसन जैसे बड़े और महंगे इदारे में कैसे पढ़ा रहे हैं, जहां एक बच्चे का 4 से 5 लाख का खर्च है और बड़ी बेटी को भी लाहौर के महंगे तरीन इदारों में कैसे पढ़ाया है। और अगर उन्होंने अपने इन 4 बच्चों को इतने महंगे इदारों में पढ़ाना है और खर्चा उठाना अफोर्ड कर लिया, तो अपनी इस बेटी जो इनमें से उनकी बेटी है, इनकी मेरे ख्याल शादी उनसे ख़त्म हो गई है, इनके वक्त वो क्यों मस्कीन बन जाते हैं, गरीब बन जाते हैं। अच्छा, आप ये इनका पर्सनल मामला, उस पर तो हम कॉमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। इशू यही है कि पाकिस्तान में किसी भी फौजी जनरल को देख लें, ब्रिगेडियर से ऊपर आप लोगों को देखना शुरू हो जाएं तो आपको समझ आ जाएगी सभी के बच्चे अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में, बरतानिया की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। आप इनमें से किसी से भी पूछ लेंगे कि वो अपना जरिया माश बताएं, मतलब कि कहां से उन्होंने वो फी अदा की, तो किसी के पास उसके सबूत नहीं होंगे। यही हाल ब्यूरोक्रेसी का है, यही सियासतदानों का है, यही मौलवियों का है, यही सबका हाल है। किसी के पास उसके किसी, जब मैं कह रहा हूं तो 98% शायद या 99%, 1-8% के पास होंगे, बाकी सब जो है वो सब ऐसे ही आप ये कहिए कि गोलमाल ही चल रहा है। सबके बच्चों के पास गाड़ियां, सबके घर महलनुमा घरों में रहते हैं, गाड़ियां, बेगमात के ड्रेसेस, बैग्स, आप उनके ग्लासेस, आप उनके फॉरेन ट्रिप्स, इन सब का हिसाब निकालें तो कोई बंदा उसका हिसाब नहीं दे सकता। जब मैं दोबारा कह रहा हूं कोई बंदा, तो मैं 98% की बात कर रहा हूं, मैं सबको 100% तो नहीं कह सकता, बीच में ठीक लोग भी होंगे, लेकिन वो बहुत थोड़े होंगे। अब ये जो अमरीन सरदार साहब आए हमारे लिए तो बड़ी मोहतरम है, लेकिन अगर ये अभी भी नूरुल अमीन मैंगल साहब की ज़ौजा होती तो इनको भी उनके इस सारे मामले के ऊपर कोई परवाह नहीं होनी थी, कोई मसला। हमारे असल में मसला ही हमारा ये है, हमारी मोरालिटी, हमारे एथिक्स तभी जन्म लेते हैं जब मसला हमारा अपना होता है, जब हमें ज़ाती तौर पर कोई नुकसान पहुंच रहा होता है, जब हमारा ज़ाती फ़ायदा और नुकसान होता है, तो फिर हम एथिक्स की बात भी करते हैं। जैसे ज़्यादातर हमारे जर्नल्स जो हैं वो रिटायर्ड होने के बाद, जर्नल्स क्या, मिलिट्री में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनको उसी टाइम सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन रिटायर जब वो खुद सर्विस में होते हैं तो माशाल्लाह पूरी सर्विस करते हैं, रिटायरमेंट लेके आते हैं, कभी उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया होता। उन्हीं के दरमियान में जो बहुत सारे आप ये कह लीजिए कि ताले अज़मा आते हैं, वो भले अयूब खान जैसे हों, याया खान हों, ज़ियाउल हक हों, परवेज़ मुशर्रफ हों, जो भी हो, वो उनके साथ नौकरियां भी करते हैं, पूरा टेन्योर भी गुजारते हैं, सब कुछ करते हैं, रिज़ाइन नहीं करते। रिज़ाइन बल्कि अपनी पूरी सर्विस करके रिटायर होकर जब घर आ जाते हैं, रिटायरमेंट के कई सालों के बाद उन्हें फिर जमहूरियत, इक़दार, मोरालिटी सब याद आती है। लेकिन असल में जब उनका वक्त होता है जहाँ पर उनकी अपनी ज़ात का नुकसान हो सकता है, वहाँ पर नहीं बोलते। अच्छा, अभी भी बहुत सारे रिटायर्ड दोस्त जो पहले बहुत बोलते थे, फिर आसिम मुनीर साहब ने उनको धमकियां दी कि आपके हम प्लॉट छीन लेंगे, आपको ये नुकसान पहुंचाएंगे, वो नुकसान, तो उन्होंने भी कहा कि भाई क्यों हम अपनी पेंशन और प्लॉट्स को ज़ाया करें, तो उन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली, उन्होंने इस पर बातचीत नहीं की। तो मैं एक लार्जर इशू की तरफ किसी को टारगेट नहीं कर रहा, एक लार्जर इशू आपको बता रहा हूं कि अगर हमारे लिए बहुत ही मोहतरम हमारी बहन अमरीन सरदार साहबा जो है वो अभी भी अगर ज़ौजा होती नूरुल अमीन मैंगल साहब की, और इनसे कोई पूछता कि आपके शौहर की 5 लाख तनख्वाह है, तो ये आपको, मतलब दोनों बीवियों को, बच्चों को कैसे अफोर्ड करते, तो ये कस्में और कुरान उठाती उनकी ईमानदारी के। किसी भी शख्स से आप पूछ लें पाकिस्तान में, वो अपने वालिद के लिए, अपनी वालदा के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने भाई के लिए, वो जितनी मर्जी करप्शन कर रहा हो, लोग कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, उससे तो कोई सुचा आदमी है ही नहीं। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो तनख्वाहें हैं वहां पर, और जो सूरत हाल है, और जो लोगों का लाइफस्टाइल है,
वो तो कभी भी मेल नहीं खाता एक दूसरे से, बल्कि अमेरिका से, यूरोप से लोग जब वहाँ जाते हैं तो दंग रह जाते हैं कि जिस तरह पैसा हम नहीं खर्च करते वो लोग वहाँ पर वैसे पैसा खर्च कर रहे होते हैं। सवाल पूछते हैं यहाँ आके कि उनके पास पैसा कहाँ से आता है। वो अब आपको नज़र आ ही रहा होगा कि कहाँ से आता है। जितने आप सारे ये घोटाले देखते हैं वहीं से पैसा आता है। IPPs जिस तरीके से लगी हुई हैं, बाकी तमाम चीज़ें, तो ऐसे ही पैसा आता है। हर एक ने अपना कहीं ना कहीं पर अपना जो रास्ता रखा हुआ है और वहाँ से वो पैसा निकाल रहा है, और फिर बच्चे भी बाहर पढ़ा रहा है, वेकेशन भी हो रही हैं, बड़े बड़े अखराजात भी हो रहे हैं। तो ये वो तरीका है जो सभी लोगों को वहाँ पर तो पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो जब तक उनकी अपनी ज़िंदगी पर उसका कोई असर नहीं होता वो कभी उसका नाम नहीं लेते। आगे चलते हैं जी, फिर हम पुरानी खबरों की तरफ आ जाएं ज़रा, क्योंकि सालसी वाली खबरें ज़रा थोड़ी नीचे गई हैं। बहरहाल बातचीत तो चल रही है कि अभी शायद दोबारा पाकिस्तान में मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, एक बार फिर ये बातचीत सामने आना शुरू हुई है। लेकिन अब हमारी किस्मत में, क्योंकि फिलहाल अब पता नहीं अगले 2 दिन 4 दिन 10 दिन जब तक सालसी दोबारा शुरू नहीं होती, कोई मुज़ाकरात इस्लामाबाद में दोबारा शुरू नहीं होते, तो हमारी किस्मत में दोबारा से वही पुरानी खबरें, जैसा कि शमाली वज़ीरिस्तान दरपा खेल में कबाइल और फितनतुल ख्वारिज के दरमियान फायरिंग, 5 दहशतगर्द हलाक। ये जो 5 दहशतगर्द हलाक हुए, ये काफ़ी दिन हलाक नहीं हुए। पता नहीं क्यों दहशतगर्द क्यों छुट्टी पर थे, ये मुझे नहीं पता। जब तक सालसी का मामला चल रहा था तो दहशतगर्द भी ऐसा लग रहा था वो भी मुज़ाकरात देख रहे थे बैठे। उनको भी बड़ा इंटरेस्ट था कि मुज़ाकरात का क्या सब कुछ निकलता, क्योंकि कोई हमले नहीं कर रहे थे, कोई उनकी हलाकतें नहीं हो रही थी, कोई हम उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, या पता नहीं हम ये खबरें नहीं दे रहे थे। कम से कम मेरी नज़र से खबरें नहीं गुजरी। आपने बताना है। ये दोबारा जैसे ही सालसी वाला काम नीचे गया, इन्होंने भी हमले शुरू कर दिए हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बाजोड़ में फितनतुल ख्वारिज का क्रिकेट ग्राउंड पर क्वाड कॉप्टर से हमला, 3 अफराद जख्मी हो गए। उस वक्त बाजोड़ के इलाके मामून में क्रिकेट ग्राउंड में क्वाड कॉप्टर हमला हुआ। उस वक्त वहां क्रिकेट का मैच चल रहा था। अब यहां भी देखिए सालसी के दौरान कोई ऐसा क्वाड कॉप्टर, कोई ड्रोन हमला कुछ नहीं हुआ। अब कल ही खबर थी कि 3 जगहों पर ड्रोन हमले हुए हैं, तो हमने आपके सामने रखी थी। आज क्वाड कॉप्टर का है, फिर 5 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। तो सारी पुरानी खबरें हमारी किस्मत में जो होती हैं अमूमी तौर पर हमारे पाकिस्तान वतन अजीज की, वो वापस आ गई। सालसी जैसे ही हमसे दूर हुई है, दहशतगर्दी वापस हमारे करीब हो गई। क्यों? मैं समझने से कासर हूं, आप बताइएगा। अगली खबर माजिद निजामी साहब रिपोर्ट कर रहे हैं। माजिद निजामी लिखते हैं कि लाहौर में मशहूर यूट्यूब चैनल इयॉन होल्डिंग्स शायद इसका नाम है, में काम करने वाले साद रियाज को अगवा करने के बाद इन पर FIR दर्ज की गई कि वो मस्जिद हनफिया गौसिया में अलकायदा की दावत दे रहे थे। उनके पास अलकायदा का मेंबरशिप भी था, जो कि बरामद कर लिया गया। अब जो माजिद निजामी हैं वो लिखते हैं कि माशाल्लाह बरेलवी मसलक की मस्जिद में अलकायदा का मेंबरशिप कार्ड जेब में रखकर तबलीग करने वाले पर वाकई FIR होनी चाहिए। FIR का मतन बनाने वाले को भी तमगा मिलना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि 20 साल से अमरीकी CIA अलकायदा का कोई मेंबरशिप कार्ड तलाश नहीं कर सकी, यहां तक कि उसामा का घर, अच्छा याद रहे कि आज 2 मई है, आज ही के दिन पाकिस्तान में अमेरिका ने एक रेड किया था जिसमें उसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन हुआ था। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में हजीमत हुई थी, लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं मिली। कौन रिस्पॉन्सिबल था उस सारे काम में पाकिस्तान के अंदर से? बल्कि जो भी लोग गिरदोनवा में जॉब्स कर रहे थे, ड्यूटीज़ कर रहे थे, सबको प्रमोशंस बाद में मिली, किसी एक को भी सजा नहीं मिली। पाकिस्तानी कौम को वो जो इंक्वायरी हुई थी उसकी भी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। कुछ कौम को जानने में पता नहीं चला कि आखिर उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में से कैसे निकला, ये ऑपरेशन कैसे हुआ, पाकिस्तान की इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट थी। कुछ अवाम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। आज 2 मई है, 2 मई 2011 को ये वाकया हुआ था। उस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा जो हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। आगे बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि आफरीन है पंजाब पुलिस पर जिसने यूट्यूब चैनल से मुंसलिक हाफिज साद रियाज से तारीख में पहली बार अलकायदा का मेंबरशिप कार्ड भी बरामद कर लिया। ये माजिद निजामी साहब के अल्फाज हैं। दूसरे लफ्जों में वो जो लिख रहे हैं उसे ये लगता है कि वो कह रहे हैं कि झूठी FIR है, ऐसा कुछ नहीं है। मसला ये बना होगा कि उन्होंने यूट्यूब के ऊपर कोई बात कह दी जो उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने उन पर ये FIR दर्ज कर दी, जिसमें वो बार बार इस तरफ इशारा दिला रहे हैं कि FIR का जो मतन है वो बहुत ही मानी खेज भी है और मजे का खेज भी है। आगे चलते हैं जी। CTD टीम माल रोड पर गश्त कर रही थी। ये मोहम्मद उमैर सहाफ़ी हैं, वो लिखते हैं लाहौर से। CTD टीम माल रोड पर गश्त कर रही थी। मुखबर ने बताया कि एक शख्स साद रियाज मस्जिद हनफिया गौसिया में अलकायदा की दावत दे रहा है, छापा मारा जाए तो गिरफ्तार हो सकता है। इस इंफॉर्मेशन पर पुलिस ने छापा मारा। छापे के दौरान मुलजम से 5 बैन किताबें बरामद हुई। दाईं जेब में अलकायदा का कार्ड भी था। मुकदमे का मतन जो है वो उसमें ये सारी तहरीर लिखी गई कि इस जेब में से कार्ड निकला, इस तरीके से 5 किताबें निकली। मोहम्मद उमैर भी इस मतन के ऊपर शक कर रहे हैं और वो भी यही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि लग ये रहा है कि इनको पहले उठा लिया गया है और बाद में इस तरीके की FIR दे दी गई है।
अब आप गौर कीजिए, अगर तो ये सच है कि वो वाकई अलकायदा के मेंबर हैं, तो फिर तो उन्हें करार वाकई सजा और जो कुछ भी करना है पाकिस्तान में कानून के मुताबिक, क्योंकि अलकायदा पूरी दुनिया में एक दहशतगर्द जमात के तौर पर जानी मानी जाती है। अमीन अक़वाम मुत्तहिदा हो या दूसरे ममालिक हो, सभी उन्हें दहशतगर्द कहते हैं, तो फिर तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जिस तरीके से इन्होंने हजारों लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के झूठे मुकदमे बना के उन्हें सजाएं दी हुई हैं, सोचिए दुनिया किस तरीके से हमें देखती होगी और कितना ज़्यादा हमारा वकार मजरूह होता होगा। जो निज़ामी साहब की बातचीत है, माजिद निज़ामी साहब की और मोहम्मद उमैर साहब की, उसमें से तो वाज़े तौर पर यह लगता है कि कोशिश यही हो रही है कि इसने यूट्यूब पर बेचारे ने कोई बात की होगी, साथी ने, जो पाकिस्तानी उनका सहाफ़ियों का साथी है, और इसके ऊपर अब ये झूठी अलकायदा की FIR जो है वो डालकर इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब पाकिस्तान में तो उनको खाना पूरी करने के लिए बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन इसकी जो इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस हैं उनको ज़रा सोचिए कि वो क्या है। पूरी दुनिया क्या सोचेगी कि पाकिस्तान में अलकायदा के जो लोग हैं वो ओपनली फिर रहे हैं और वो तबलीगें भी कर रहे हैं। अगर तो मैंने कहा कि ये सच है तो फिर तो दुरुस्त है, इसके मजीद शवाहिद भी सामने लाने चाहिए और करार वाकई सजा देनी चाहिए। लेकिन अगर ये झूठ है तो फिर ये मुकदमा दर्ज करने वाले कौमी मुजरिम हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपके सामने रखनी है कि मुझे लगता है कि ये जो पाकिस्तान में बिजली की कीमत बढ़ी या बढ़वाई गई, इसमें भारतीय साजिश है ताकि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री ना चल सके। गौर से सुनिए आपने खबर। हमसे 14 किलोमीटर दूर 4 रुपए फी यूनिट बिजली बन रही है और यहां 40 रुपए फी यूनिट बन रही है। 40 नहीं, असल में 54 रुपए कम अज कम, और ये 80 रुपए तक भी जाती है, डिपेंडिंग आप कितनी यूज करते हैं। फिर मैं इसको साजिश ना कहूं तो क्या कहूं, मुझे बिल्कुल साजिश लग रही है। हमने गल्फ के अंदर कुछ दोस्तों को नाराज भी किया है, ये उनकी नाराजगी भी हो सकती है। रिजवान रजी ये मरियम नवाज के रजी दादा हैं। कौन लोग हो तुसी? सीधा सीधा मामला है कि पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने IPPs लगाए, बिजली पैदा करने वाले प्राइवेट कारखाने जो बहुत महंगे दामों लगाए और जो आलमी मार्केट में कीमत थी उससे दुगनी चौगनी कीमत के ऊपर लगाए। ये अगर इंडिया की साजिश थी तो उसमें से जो किकबैक्स और कमीशन है वो इंडिया को जाने चाहिए थे, या IPPs इंडियंस की होनी चाहिए थी। IPPs तो सलमान शहबाज और दूसरों की हैं। ये कैसी साजिश है इंडिया की जिसमें से फायदा आप लोगों को मिल रहा है अरबों रुपया? तकरीबन कोई मेरा ख्याल $30 बिलियन की टोटल इन्वेस्टमेंट होगी जिसमें IPPs लगे होंगे टोटल, और उसमें बैंक का पैसा भी होगा। $7 बिलियन सालाना ये लेके चले जाते हैं। अब सोचिए, तो 1-2 साल में इन्होंने पैसे अपने पूरे कर लिए और मौदे इनके 50-50 साल के हैं, तो कौम को तो लूटा इन्होंने, गरीब को लूटा बेसिकली। लेकिन आप इसको ढिठाई कहें, बेशर्मी कहें, इसे इनकी कम अकली कहें, जो भी कहना आपने, कि पता होते भी कि ये हमारे मालकान ने किया, शरीफ खानदान खा रहा है इसमें से पैसा, इसमें जरदारी खानदान, उनके इनके दूसरे लोग जो हवारी हैं वो खा रहे हैं, उन पर इल्जामात हैं कम अज कम के वो खा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये इंडियन साजिश है, ये इंडिया पे डाल रहे हैं। इंडिया ने कहा था कि इतनी महंगी बिजली घर अपने यहाँ लगाएं। आप पाकिस्तान के अंदर बिजली महंगी पैदा होती है, इंडिया का कसूर है। चलिए एक्सपोर्ट तो आप कह देंगे वो हमारी कम करवा रहे हैं, बिजली क्यों इतनी महंगी पैदा हो रही है? ये किसने कहा था कि कोयले का, इंपोर्टेड कोयले का जो प्लांट है साहिवाल में लगाना है और कोयला कराची से फिर ट्रेनों पर लाद कर जो है वो लेके आना है? ये किसने कहा था? किसने कहा था कि जो सलमान शहबाज की IPP से बिजली अवाम ने खरीदनी है और कैपेसिटी पेमेंट भी अदा करनी है? वो जो LNG के टर्मिनल आपने लगाए हुए हैं जिनके करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं, 400 शायद 60 करोड़ रुपए महाना देने पड़ते हैं शायद, या कितने, वो जो देने पड़ते हैं वो बताइए, वो इंडिया ने कहा था हमें कि वो लगाएं हम। मतलब एक तरफ तो लूटा है और ऊपर बड़ी बेशर्मी और ढिठाई के साथ लोगों को कंफ्यूज भी कर रहे हैं, मानते नहीं है कि हमने किया क्या है। अच्छा, फिर एक बड़ी खतरनाक खबर डॉक्टर जफर मिर्जा ने दी है। वो कहते हैं कि KP में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ऐसी सिरिंजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं जिससे टीका लगता है कि जिनको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और जा सकता है। वैसे तो सिरिंज को बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि उन सिरिंजों को किया जाता है जिसकी वजह से लोगों में एड्स फैल रहा है। अगर ये बात वाकई दुरुस्त है तो हम अपील करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से कि फौरी तौर पर ऐसी तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं उन्हें बैन किया जाए, उन्हें सील किया जाए और इंसानों की जान से खेलने से इसे रोका जाए। सिर्फ KP नहीं, जहां जहां भी ऐसी फैक्ट्रीज हैं उन्हें फौरन सील करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। फिर अगली खबर, इत्तेहाद एयरवेज ने जो पाकिस्तानियों को निकाला है, 15 पाकिस्तानियों का, बताया जा रहा है कि उन्हें 48 घंटे के नोटिस पर निकाला गया है। मतलब कि उनको कोई शोकाज नोटिस, कोई नहीं बताया कि आपकी नौकरी खत्म कर रहे हैं। उन्हें डायरेक्टली बताया जा रहा है कि इमिग्रेशन ने बुलाया और उन्हें कहा कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। अब बहुत सारी ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कई लोगों को 48 घंटे भी नहीं दिए गए, उन्हें इमिग्रेशन ने बुलाया, वहीं पर डिटेन कर लिया, उन्हें जेल में रखा और उसके बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया। अब इसमें झूठ भी हो सकता है कई खबरों में, कई जगहों पर सच भी हो सकता है, लेकिन यहां पर पाकिस्तान को एक बार फिर बहुत ही मैं ये कहूंगा कि समझदारी के साथ, विजडम के साथ UAE के साथ
एंगेज करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही अहम इशू है। वहां पर 18 से 20 लाख पाकिस्तानी मेहनत करते हैं। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।